आज फिर मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती, मुझे लगता कोई अजीब-सी नज़रें हैं, जो मुझे देख रही हैं। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता था। मेरे वॉशरूम में सिर्फ़ एक ही रोशनदान था, जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था, जैसे चारों तरफ दीवारों पर आँखें गड़ी हुई हैं, जो मुझे देख रही हैं। मैं कोई वहमी किस्मत की औरत ना थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी, कहीं कुछ भी नज़र मुझे नहीं आया था। मैं जैसे ही नहाने जाती, जल्द ही बाहर निकल आती। कभी-कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं किसी दिमागी बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्दी से शावर लिया था और फटाफट से कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक़्त ऐसा महसूस होता कि मैं किसी नज़रों में हूँ या मुझे कोई देख रहा है, और इस बात की वज़ह से मैं इस कदर परेशान थी कि शायद लफ्ज़ों में अपनी परेशानी को बता नहीं सकती थी। ना तो मैं कोई जवान, खूबसूरत, हसीन लड़की थी कि मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर पर हम सिर्फ़ 2 ही शख्स थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे पति के देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकान थी और इसलिए किराए से हमारा गुज़ारा हो रहा था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वह सुबह को ऑफ़िस जाता तो शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। फिर वह कौन-सी नज़रें थी जो हर वक़्त मेरा दीदार करती थी। मुझे लगता कि जैसे मैं किसी के नज़रों के जाल में फँस चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है, और जब यह नज़रें वॉशरूम में मुझ पर उठती हैं, तो मुझे एक अजीब-सी उलझन होती है। मैं अपनी तकलीफ़ को बयाँ नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था, और यह ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी इसका ज़िक्र नहीं कर सकती थी। वह मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसे लेता? शाम को जब मेरा बेटा करण ऑफ़िस से वापस आया, तो मैंने खाना गरम करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हैं। इसकी आवाज़ पर मैं चौंक गई थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती जिस बात का मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया मुझसे उखड़ा ही रहता था। मैं इसे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को करण को दूध का गिलास इसके कमरे में देने गई, तो वह अपने लैपटॉप में इस कदर बिज़ी था, मेरे आने का उसे पता तक नहीं चला था। मैं इसके पास आई और साइड टेबल पर दूध का ग्लास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, इसके लैपटॉप में जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा, मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी। फिर फ़ौरन ही करण लैपटॉप बंद करने लगा, मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, "यह क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाज़ा बजाया क्यों नहीं?" मैं एकदम ही घबरा गई। मैंने माना यह मेरी गलती थी, मुझे दरवाज़ा बजा कर आना चाहिए था, लेकिन वह मेरा बेटा था, इसलिए मैं यूँ ही चली आई। लेकिन यह नहीं जानती थी कि वह यह सब कुछ बहरहाल मेरे कमरे से बाहर निकल कर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अगला ख़्याल जो आया, उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग फिर से सोचने पर मजबूर हुआ था। मेरी आँखों से तकलीफ़ के आँसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसे सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज़ देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वह नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक दिन मैं सहन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी कि जब सामने घर की छत पर से मुझे लगा कि किसी कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलट कर देखा, किसी की परछाई सी नज़र आई, जैसे वहाँ कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, ऐसा लगा कि कोई वहाँ से एकदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत मुझे इस वक़्त खाली नज़र आ रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहाँ खड़ा मुझे ही देख रहा था, और किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे, और जब से मैं इस घर में आई थी, मैं परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर वक़्त यह महसूस होता कि मैं किसी की नज़रों में हूँ और कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। आस-पास के मोहल्ले में मैं अभी तक किसी से मिल नहीं पाई थी। कुछ मेरा नेचर भी अलग-अलग रहने का था, और मेरा बेटा भी सिक्की मिजाज का था। मोहल्ले में आते ही इसने मुझे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेल-जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर पर ही रहिएगा। करण मेरा सौतेला बेटा था। बहुत कम उम्र में ही मेरे बाप ने मेरी शादी करण के पापा से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। करण के पापा मुझसे 30 या 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 8 साल ही गुज़रे थे
के पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पति के देहांत को अभी 12 साल गुजर गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ-बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और यह वजह थी कि करण को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्के कलर के कपड़े बना कर देता था। कहता था कि आप मेरे बाप की विधवा हैं। मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हैं। मैंने बिल्कुल सादा हुलिया अपना लिया था। हर वक़्त जब भी करण घर पर आता, घर को एक अजीब नज़रों से देखता, जैसे कि इसके पीछे से मैंने घर में किसी को बुलाया हो। चारों तरफ सहन में नज़रें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूँढ रहा हो। जब मैं पूछती तो कहता, "कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करें।" मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या मसला था। लेकिन इस वक़्त वही मेरा सहारा था, बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे बेटा ही समझा था। इसलिए खामोशी से इसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि करण के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा ना था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और ऊपर से बेटा भी सिक्की मिजाज का था। अभी मैं यह मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीबत आ गई थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी ले ली थी। कहीं यही शख्स तो मुझे वॉशरूम में मेरे दिमाग में आने वाली इस नई सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना-कोना देख चुकी थी। कहीं न तो कोई कैमरा लगा था, ना कोई ऐसा सुराग के कोई झाँक सके। जो भी था लेकिन यूँ किसी का छत पर छुपकर मुझे देखना भी एक गलत ही हरकत थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक़्त किचन में खाना बनाने में बिज़ी थी क्योंकि करण के ऑफ़िस से आने का वक़्त था। मुझे लगा शायद वह आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साल नौजवान मेरे सामने खड़ा था, तकरीबन करण की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, इसके हाथे में बिरयानी की प्लेट थी। कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ, आप लोग शायद नए-नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए माँ ने कहा कि पड़ोसियों से यहाँ बिरयानी दे आओ। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वह अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरत में आ गया, कहने लगा कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दें। आप मुझसे बस कुछ ही साल तो बड़ी होंगी, इसलिए मुझे बेटा-बेटा मत कहें। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरत से देखने लगी थी। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। यह बात सुनकर इसने पूरी आँखें फैलाकर मुझे देखा, कहने लगा, वह लड़का आपका बेटा है? मैं तो समझा कि आपका छोटा भाई। यह कहकर बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो इसे देखती ही रह गई थी। करण के आने का वक़्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे काँपने लगा था। बड़ा खुले मिजाज का लड़का था, कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह लो। इस बात पर इसने अपनी दोनों भौहें ऊपर की थी। कहने लगा कि नहीं जी, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है। मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूँगा। यकीनन वह भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं इसे इस तरह के ऐसे अंदाज पर गुस्सा करती, कहने लगा, चलें नाम ना बताएँ, एक कप चाय ही पिला दें, पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं। या कह के वह सहन पर रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक़्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं करण आ गया तो न जाने किस नज़रों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा? वो खाली घर को भी यूँ देखता है जैसे कोई घर में छिपा बैठा हो। जल्दी-जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मुझे ज़रा किचन में काम है। यह कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि करण किसी वक़्त भी पहुँचने वाला था और मैं इस लड़के से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया, कहने लगा, चाय भी आपकी तरह बहुत ही मीठी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलने आऊँगा और अपने घर वालों को भी लाऊँगा। यह कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी जाते हुए बंद कर गया। मैं तो इसकी बातें सुनकर चकरा कर रह गई थी। अभी मैं इस लड़की की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी ज़ोर की दस्तक हुई थी। मैं तो बुरी तरह से काँप गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पूछने लगी कि कौन है? करण की बड़ी गुस्से वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। दरवाज़ा खुला तो बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझसे
कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था? करण की आंखें इस वक्त न जाने किस वजह से लाल थी। वह बहुत ही गुस्से में था। मेरी जुबान न चाहते हुए भी लड़खड़ाई थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ के दरवाजा खोला था? आपने क्या? एक बात आपको समझ नहीं आती, यहाँ कोई भी आए आप दरवाजा नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, कोई जरूरत नहीं है पड़ोसी से मेल-जोल बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगाकर जाऊँगा। कल से यह कहते ही वह सीधा अपने कमरे में गुस्से में चला गया। अपने कमरे का दरवाजा भी बड़ी जोर से इसने बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं करण की माँ नहीं हूँ, उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। वह मुझे साँस भी मेरी मर्ज़ी से लेने नहीं देता था। बहरहाल मैंने खाना गरम किया और करण के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी वह मुझसे बार-बार इसी लड़के के बारे में पूछता रहा और बार-बार मुझसे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देखूँ। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। इसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर के बातें करूँ और आप इतने हल्के रंग ना पहना करें। अगर आप नीले रंग के कपड़े पहनती तो आप पर बहुत जचेंगे, जैसा कि आपने इस दिन सहन में पहना था। यह मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। वाक़ई कोई था जो मुझे देखता था। देखना तो चलो समझ में आता है क्योंकि बहुत से घर थे जिनकी छतें हमारे घर से ऊँची थी और साफ-साफ दिखाई देता था और मेरा किचन सहन में ही था, इसलिए मेरा ज़्यादा वक़्त सहन में ही गुज़रता था। लेकिन जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में उड़ती हुई महसूस होती थी, वह मुझे जीते जी मरती थी। मैंने फ़ौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं इसी वक़्त पसीने से तर-तर हो चुकी थी। मुझ पर अजीबो-गरीब सी घबराहट छाने लगी थी। कौन था जो मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी ज़िंदगी कभी भी खुशी में नहीं गुज़ारी थी। करण के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के थे और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र थी और वो मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर वक़्त उनके शक का निशाना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों के चक्कर चला लूँगी। मैं बार-बार उन्हें रो-रो कर यकीन दिलाती, लेकिन उन्हें यकीन आता ही नहीं था। वह हर वक़्त मेरे साथ किसी साई की तरह मुझसे रहते थे और जब वह बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद करण के नाम कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इस औरत का ख़्याल रखना, इसे कभी घर की मालकियत न देना, इसे पाई-पाई से मोहताज रखना, कहीं अब भाग न जाए, यह खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी यह मेरे नाम पर ही गुज़रे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। यह वह आखिरी अल्फ़ाज़ थे जो मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी ज़हर की तरह भरे थे और वही ज़हर अब करण मेरे साथ उगलता रहता था। इसने कभी मेरी इज़्ज़त माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह नहीं दी थी, मैं बस इसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई, मैं चिल्लाती हुई सहन में आ गई। जैसे ही मेरे चीखें तेज़ हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था, मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फ़ौरन से नीचे उतरा और अपने घर की दीवार लांघकर मेरे घर में आ गया। इसने फ़ौरन से मेरा जलता दुपट्टा दूर फेंका, वरना मैं शायद बुरी तरह से जल जाती। मैं इस वक़्त बहुत घबराई हुई थी। इस नौजवान ने फ़ौरन से सामने रस्सी पर पड़ी चादर उतार कर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचा? मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अचानक इस वक़्त मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। सामने करण था। इस वक़्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरबान पकड़ लिया और इससे गुस्से से पूछने लगा, कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैंने कहा, करण इसका गिरबान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे को आग लग गई थी, हालाँकि अभी भी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर इसने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा, कहने लगा, तुम चुप रहो समझी? तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ़ बनाना। मुझे यह कहकर इस लड़के का गिरबान पकड़े हुए झिंझोड़ने लगा। कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, मैं वह कभी पूरा नहीं होने दूँगा। मैंने कहा, करण तुम गलत समझ रहे हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो? मैं रोने लगी। इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरबान करण से छुड़वाया, कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। उनका दुपट्टा जल रहा था, उनको आग लग सकती थी। मेरा और कौन-सा मकसद हो सकता है? अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो, तो सही होगा। करण इस लड़के से कहने लगा था कि क्यों, क्या यह तुम्हारी माँ लगती है? क्यों आए थे? यह इन्हें बचाने। दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी?
यह सुनकर मैं हैरत से करण की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं जीऊँ या मर जाऊँ। वह लड़का कहने लगा कि यह मेरी कुछ भी है या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुँचेगा और मैं अगर देखूँगा तो मैं ज़रूर उन्हें बचाने आऊँगा। तुमसे जो होता है कर लो। यह कहना था कि करण ने इसके मुँह पर थप्पड़ मार दिया। इस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था। दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे। यह देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वह लड़का करण को घूरता हुआ दरवाजे से जाने के बजाय इसी दीवार को लांघ कर वापस गया था। यह देखकर करण बड़े अजीब अंदाज से मेरे पास आया, मेरी दोनों बाजू पकड़ ली और कहने लगा, तो यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को? फिर कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं दूँगा, मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा। इसी सहन में तुम्हें मार कर दफना दूँगा, लेकिन यह मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूँगा। वहाँ तो जैसे सारे तमीज़ ही भूल गया था। इसके बाद करण घर के वापस ताला लगाकर जाने लगा। इसने बराबर घर की दीवार पर करण की वायर लगा दी थी ताकि कोई भी घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ के रह गए थे। इस मैसेज पर लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तक के मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि शायद यह मेरा वहम है कि कोई वॉशरूम से मुझे देखता है, लेकिन यह सच था। मेरा वहम नहीं था। कौन था वह शख्स? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने इसकी मिन्नत की कि वह एक रात मेरे पास रुक जाए। मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वह मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई, करण के आने का वक़्त हुआ तो मैंने नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी करण को इस बात का पता लगे कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने करण को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छिप गई, क्योंकि जो कोई भी था वह मेरे कमरे में आकर मुझे झाँकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा ना था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर ओढ़ाई और इसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वो वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ था। मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी आहिस्ता से खुला था। एक शख्स खुद पर कोई शॉल ओढ़े या कै मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से हॉल से वॉशरूम के अंदर झाँकने लगा। मैं फ़ौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे से इस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वह शख्स मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा था, मगर वह मुझसे अपने आप को छुड़वा रहा था। शोर की आवाज़ से करण मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, नौकरानी भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह मेरा पहला पति था, जिससे मेरी बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि इसने किसी और से शादी कर ली है। मुझे भी तलाक दे दी थी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो बताने लगा कि इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने इससे शादी कर ली थी। मुझे भी तलाक दे दी थी, लेकिन शादी के चंद साल बाद ही इस लड़की की मृत्यु हो गई और इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है। लेकिन इसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो इसे अफ़सोस होने लगा। वह मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार करण से भी बात कर चुका था, लेकिन करण नहीं माना। इसलिए इसने अपने बेटे को हमारे घर भेजना चाहा, लेकिन करण की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी मैं नहाने जाती थी, दरवाजे बंद होने की आवाज़ इसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी। वह दीवार लाँघ कर मेरे घर आ जाता था। पहले यह देखता कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊँगी, फिर वह मेरे मोबाइल को खोलकर इसमें से मेरा नंबर लेने लगता कि मुझसे बात कर सके। यह सब सुनकर इस शख्स ने करण की मिन्नत की कि वह मेरे साथ जुल्म न करे और मेरी शादी इससे करवा दे। पहले तो करण नहीं माना, लेकिन बाद में इसने खुद मेरी शादी उस शख्स से करवा दी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।